नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्त, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, फिर से आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है इस सीरीज़ में भी, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। दोस्त, इतना काम का ये सीरीज़ है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं पहले वो थोड़ा सा समझ ले बात को, कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें। आप BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हो और कहीं भी आप किसी वीडियो में किसी भी टीचर से सुनेंगे एक ही बात कि भाई NCERT कर ले, 6 से 10 तक कर ले, 6 से 10 तक कर ले, NCERT कर ले। तो ले आया हूँ NCERT और साथ में SCERT। बिहार सरकार को क्यों छोड़ूं, उसे भी ले लेता हूँ। तो SCERT और NCERT का टोटल 6 से 10th क्लास तक का साइंस सारे आपको इसमें कवर कर देंगे और साथ में मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स का भी सीरीज साथ में एक साथ स्टार्ट हो गया है। आज डेट 3 है। आज 6, 7 और 8 क्लास 6 का NCERT और SCERT का टोटल हम लोग 6 चैप्टर कर लेंगे। कहने का मतलब है NCERT का 3 चैप्टर करेंगे, 7, 8 और 9, और उसी तरह SCERT का भी 7, 8 और 9 करेंगे। यानी कुल मिला के 6 चैप्टर अभी इस वीडियो में हम लोग करेंगे। लंबा हो सकता है वीडियो, इसके लिए परेशान नहीं होना है, सारे को अच्छे से समझना है और देखना है। विश्वास कीजिए, इस मतलब TRE 4.0 में एक सीट में बार बार बोल रहा हूँ, आपको दिला कर रहूँगा। बस आप मेरे साथ चिपक जाइए, लग जाइए। आप कैसे मैं तैयारी करा रहा हूँ आप देखते चलिए साथ में। अभी 80 नंबर का प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आगे जाके और भी करा दूंगा। करंट अफेयर्स जो भी है बाद में देखा जाएगा। फिलहाल मेन है अभी सबसे इंपॉर्टेंट 40 नंबर का आपका मैथ्स और 40 नंबर का साइंस। मैं चाह रहा हूँ कि इसको पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर ये रहा, आप गौर से देखिए। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है आपका पौधे को जानिए, यानी पेड़ पौधा से रिलेटेड क्लास 6 में जानने को कहता है। पहला क्वेश्चन है कि पत्तियाँ, जी हाँ, पत्तियाँ, पुष्प एवं फल पेड़ के किस हिस्से पर पाया जाता है, जड़ या तना या दोनों जगह? तो आप खुद सोचिए कि ये तना पे पाया जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इसका सोल्यूशन में कुछ और भी एक्स्ट्रा दे सकता है। तो आइए जल्दी से ना इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, क्या क्या लिखा गया है समझिए ज़रा। पौधे के विभिन्न भाग इस प्रकार है, जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल और फल है, ठीक है। फल, सब्जियाँ, अनाज, बीज, जड़ी बूटियाँ पौधे के वे भाग है जिसका सेवन हम अपने भोजन के रूप में करते हैं। प्याज, अदरक, लहसुन पौधे के तने हैं, ठीक है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत बार ये प्याज कन्फ्यूजन देता है। अदरक, लहसुन ये सभी तना है, ध्यान रखिए, स्टेम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये सब भोजन का रूप है। पालक हो गया, पत्ता गोभी पौधे की पत्तियां जिसे हम खाते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, कह रहा है पौधे के किस हिस्से में फलक होते हैं? फलक या फल क्या बोलना चाह रहा है? तो फलक पत्ती को भी बोल सकते हैं हम लोग। फलक समझ रहे हैं? जैसे एक पिक्चर बनाता हूँ, कुछ समझ में अब आया? ये सब अलग अलग क्या है, फलक है ना। तो आई थिंक पत्ती ही, मुझे लग रहा है पत्ती होना चाहिए फलक। तो 2 का 3 हो सकता है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी इधर उधर का बात होगा क्लियर कर लेंगे। जैसे कह रहा है 3 ही कह रहा है, पत्ती से 3 भाग होते हैं, जैसे पर्णाधार होता है, पर्णवृंत होता है एवं फलक या पटल बोलते हैं जिसको, पटल। पर्ण फलक पत्ती का चपटा तथा फैला हुआ भाग होता है और पर्ण फलक की विविधता पत्ती की विविधता का मुख्य कारण होता है। पर्ण फलक सरल प्रकार के या छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो सकते हैं, मतलब जुड़ा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा उसके लिए भोजन तैयार करने में सहायक होता है? जड़, पुष्प, पत्ती। भोजन कौन बनाता है? सोचिए जरा, पत्ती बनाता है भोजन। सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में किस विधि द्वारा भोजन बनाती है? तो उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वैसे जड़ जिसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता वह कहलाता है मूसला जड़ बोलते हैं, जिसमें मुख्य जड़, सॉरी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं फिर से पढ़ता हूँ। वैसी जड़ जिसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता है, मतलब एक मेन मूसला जड़ होता ही नहीं है, तो उस जड़ को क्या नाम दिया जाएगा? यह पकड़ लीजिएगा, झकरा जड़ बोला जाता है उसको। पुष्प के केंद्र के भाग को डैश कहते हैं। पुष्प का जो केंद्र वाला भाग होता है, सेंटर को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं। इनमें से कौन पुष्प का भाग नहीं है? पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। जो कह रहा है कि फूल का भाग है ये नहीं है, तो 7 का क्या जवाब दीजिएगा?
ये सभी फूल का भाग है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, मतलब चौथा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप घास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संयोजन देखेंगे? घास में समांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़। इसके बारे में थोड़ा सा समझने से पहले जो डिटेल है वो पढ़ते हैं। डिटेल पढ़ेंगे ना तो आपको ये जड़ के बारे में दिया हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग ने 2-3 क्वेश्चन से हम लोग डिटेल करते हैं, 2 तक हम लोग ने कर लिया था। 3 नंबर का डिटेल देखिए यहाँ पे, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से आहार तैयार करती है, ठीक है। हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सब चीज़ जानना है, क्या क्या चीज़ लगता है भोजन बनाने में सहायक? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का उपयोग करती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है पेड़ में वो स्टार्च में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फाइनली जाकर क्या चीज़ में तब्दील हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, एग्जाम में जो छोटा क्वेश्चन होता है वो कभी कभी बहुत बड़ा क्वेश्चन का काम कर रहा होता है, इसलिए अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। चलिए अगला पढ़ते हैं। सॉल्यूशन करा है वैसी पेड़ जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है, झकरा जड़ें कहलाती है। जड़ के बारे में बताना था इस क्वेश्चन में है, इसीलिए मैं यहाँ लाया हूँ। देखिए मैं बना के दिखाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से मान लेते कोई पेड़ है, यहाँ से ऐसे ऐसे खूब सारा जड़ निकल रहा है और इसमें से भी बहुत सारा ऐसे ऐसे निकल रहा है। ऐसे जड़ को क्या बोलते हैं? झकरा जड़। लेकिन अब गौर कीजिए, ये पेड़ है, एक जड़ ऐसे नीचे गया और इसमें से ऐसे ऐसे जड़ निकल रहा है, ये कहलाता है मूसला जड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जड़ से ना पत्ती का भी पता चलता है, ध्यान रखिएगा। झकरा जड़ का पत्ती जो होता है उसका सिरा विन्यास सीधा होता है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें लिखा है क्या, देख लेता हूँ, नहीं तो हम समझा देंगे। एक बीजपत्री पौधे में मूसला जड़ अल्प बीजी होती है, इसके स्थान पर तने के आधार, ध्यान रखिएगा। एक बीज पत्री पौधा में मूसला जड़ अल्प जीवी होती है। क्या कहना चाह रहा है, देख ले रहा हूँ। एक ही जगह से जब बहुत सारा जड़ निकले उसे झकरा जड़ बोलते हैं। गेहूँ, धान, जौ ये सभी में क्या है, एक ही जगह से निकलती है जड़ें, ठीक है, जो मैं अभी बनाकर दिखाया था आपको। आगे कहता है मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। बाप रे बाप, बेहतरीन पॉइंट आया। आइए इसको बॉक्स करते हैं ज़रा। इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं 6 का किताब है, क्या है 6 में क्या ही पढ़ना है, बताइए ना। ये क्वेश्चन जानते थे? ईमानदारी बताइएगा कमेंट्स में, जो जानते हो ईमानदारी से बताइएगा, जो नहीं जानते वो भी लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये पहली बार पता चला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मिला। मतलब ये लाइन मूलांकुर को छोड़कर, मतलब समझिए ये जो पेड़ है, यहाँ से मान लेते ये पेड़ का तना है, तो ये यहाँ से छोड़ के मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। मान ले पेड़ के इस जगह से जड़ निकल रहा है नीचे की तरफ, तो उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है जहाँ से बीज बनता है। स्त्री केसर का कार्य पराग प्राप्त करना और बीज उत्पन्न करना होता है। अंडाशय अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है जिसके ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है। ये क्या बोल रहा है, मैं अभी समझाता हूँ। ऐसा से तो नहीं होता, रुकिए इसको हटाता हूँ, मैं हाथ से बनाता हूँ। ये जो ऊपर होता है, ध्यान रखिएगा, इस यही लाइन है और ये आपको नीचे जो दिख रहा है ये अंडाशय कहलाता है, ठीक है। और ये वर्तिका होता है जिसके अंदर में है जो मेल गैमीट होता है वो अंदर आता है। 7 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि पुष्प अथवा फूल एक ही बात है। जनन संरचना है जो पौधे में पाए जाते हैं। प्रत्येक पुष्प में 4 भाग होते हैं। पहला है केल्कस, कोरोला, पुमंग और जयांग। 4 भाग होता है एक फूल के अंदर। पंखुरी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर के सभी पुष्प के ही भाग हैं। पंखुरी हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर, ये सभी पुष्प का ही भाग है। क्वेश्चन में इसीलिए हम लोगों ने 4 लगाया था टिक।
नेक्स्ट पढ़िए, पत्ती में सिराओं द्वारा बनाई गई डिजाइन को सिरा विन्यास कहा जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है। घास की पत्ती ऐसा है, ये ऐसे ऐसे लाइन से फटेगा अगर फाड़िएगा पत्ती को, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको समांतर बोलते हैं। यह समांतर सिरा विन्यास है। आगे कहता है जिन पौधों में जालीदार सिरा विन्यास वाली पत्तियां होती हैं उनकी जड़ें मूसला होती है, जबकि जिन पौधे की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास वाली होती है उसकी जड़ें रेशेदार होती है। यही बात समझाना चाह रहे थे। ये जो अरे क्या क्लिक हो गया, एक सेकंड दीजिए मुझे। जी हाँ, देखिए यही टॉपिक समझाना चाह रहे थे आपको हम। ये टॉपिक क्या है कि जैसे मान लेते हैं झकरा जड़ भी मैंने समझाया था, जिसमें मूसला जड़ नहीं होता, एक मेन जड़ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये है और यहाँ ये पेड़ है और यहीं से बहुत सारा ऐसे ऐसे जड़ निकल रहा है, तो झकरा जड़ हो गया। और जैसे ही झकरा जड़ हुआ तो एक पहला बेनिफिट हो गया कि इसका पत्ती जो लगेगा ऊपर में वो हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे समांतर सिरा विन्यास होगा। फाड़िएगा तो लंबा एकदम फट जाएगा उसका पत्ता। लेकिन जैसे ही नीचे मूसला जड़ हो गया, जैसे आम का पेड़ को मान लेते हैं, ये आम का डाल है और नीचे ऐसे निकलेगा, फिर ऐसे ऐसे मोटा मोटा निकलेगा। ऐसा जब भी निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूसला जड़। इसका पत्ता होगा ना तो देखिए कैसा पत्ता होगा, ऐसा तो होगा लेकिन उसमें ऐसे 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 होगा, फिर इसमें भी ऐसे 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 लगा रहेगा। बात समझ में आ रही है? पत्ता याद कीजिए मन में। अब इसको जैसे ही फाड़िएगा ना पत्ता को तो ऐसे ऐसे किसी डायरेक्शन में फट जाएगा, किसी डायरेक्शन में फट जाएगा। जबकि बांस के जैसे पेड़ को देखिए, बांस एक तरह का घास है ना, बांस का देखिए, बांस में फाड़िएगा पत्ता को एकदम सीधा फटेगा। बात समझ आए? केला के पत्ता को फाड़े हैं एकदम सीधा सीधा फटता है। केला का पत्ता देखे हैं? बना के दिखाऊं? आप कह रहे हैं हाँ सर को तो आता है बनाने हैं। जी हाँ, ये सब ड्राइंग करने आपको भी आना चाहिए। ये ऐसे ऐसे फटेगा, केला का पत्ता को फाड़िए कैसे फटेगा, ऐसे ऐसे सब बीच में दिखा रहा हूँ फटा हुआ कहीं सीन, ऐसे ऐसे फटता है एकदम सीधा सीधा। इसका जड़ भी क्या है? तो झकरा जड़ है, ध्यान रखिएगा। 8 का क्वेश्चन नहीं बताया था तो आइए क्वेश्चन बता देते हैं। समझ में अब आ गया? आप क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। करा आप घास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संयोजन करेंगे? तो घास का जड़ झकरा जड़ होता है तो उसका पत्ता सीधा सीधा फटता है। पहला पढ़ते हैं, समांतर सिरा विन्यास और रेशादार जड़। सही है ये, समांतर सिरा विन्यास और मूसला जड़ तो हो ही नहीं सकता। और भी है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। करा है जालीदार सिरा और रेशादार जड़। नहीं, ये भी नहीं। जालीदार सिरा विन्यास पहला ही था आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ भी देख लीजिए ना, यहाँ आंसर दिया हुआ 8 का है, यहाँ 1 है ना दिया हुआ। तने की विशेषताओं और पौधे की श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? फिर से सुनिए, तने की विशेषताओं और पौधे की श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कह रहा है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता कहलाता है। सही मेल पूछ रहा है आपसे, कहाँ पे सही है? ये तो पहला ही सही हो गया ना। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता उसको लता बोलते हैं, सही बात है। अच्छा, अगला पढ़ते हैं। हरा कोमल तना झाड़ी कहलाता है। नहीं। आधार के पास शाखाओं वाले मोटा कठोर तना पेड़ है। पौधे पर ऊंची शाखाओं वाला मोटा कठोर तना जड़ी बूटी है। नहीं, ये सब गलत है, पहला ही सही है। ठीक है, अभी क्या है ना, इसका डिटेल अच्छे से पढ़ते हैं ये सोल्यूशन पे, और भी बातें बहुत सारा जानने को मिलेगा। अभी ध्यान समझिएगा, ये बहुत सारा एग्जाम में काम आएगा क्वेश्चन। पहला, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ज़मीन पर फैलते हैं लता कहलाते हैं। ठीक है, लता का आपने डिफिनेशन देख लिया। अब आइए इसको पढ़िए। वे पौधे जो पड़ोसी संरचनाओं का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते उसे पर्वतारोही कहते हैं। पर्वतारोही पौधा किसको बोलते हैं? जो किसी सहारे के ऊपर चढ़ता है। हरे और कोमल तने वाले पौधे को जड़ी बूटी कहा जाता है। हरे और कोमल तने वाले पौधे को जड़ी बूटी कहा जाता है। कुछ पौधे का तना आधार के पास से शाखाबद्ध होता है, ऐसे पौधे को झाड़ियाँ कहा जाता है। कुछ पौधों का तना आधार के पास से शाखाबद्ध हो जाता है, डाल निकलने लग जाता है। जैसे नींबू का छोटा पेड़ आप देख लीजिए, या कैसे समझाऊं, गुलाब का पौधा देख लीजिए, झाड़ी में वो सब आ जाते हैं काउंट। कुछ पौधे बहुत लंबे होते हैं और उनके तने सख्त और मोटे भूरे रंग के होते हैं। तने के ऊपरी भाग में ज़मीन से काफ़ी ऊपर शाखाएं होती है, ऐसे पौधे को वृक्ष कहा जाता है। मिला ना बहुत सारी बात जानने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है? तना का प्राथमिक कार्य नहीं है।
पानी का संचालन है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है, करता है बट ये नहीं है। शाखाओं का गठन करता है, फूल और फल लगते हैं। पहला, तीसरा और चौथा काम होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण तना नहीं करता है। मतलब करता है, जो हरा तना होता है, कोमल तना होता है, वो करता है, बट मेनली ये काम इसका नहीं है। इसका काम है जो और काम दिया हुआ है वो सब। सॉल्यूशन भी देख लेंगे जल्दी जल्दी में, छोड़ेंगे तो नहीं, हर चीज़ देखेंगे, समझेंगे। कह रहा है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश और उसमें मौजूद हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इसके लिए भी पानी और हवा को कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे कहता है, अतः प्रकाश संश्लेषण पत्तियों का प्राथमिक कार्य है, न कि तने का। 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? सही नहीं है बताना है। जैसे लिखा हुआ है, डंठल पत्ती को तने से जोड़ता है, लैमिना पत्ती का हरा चपटा भाग है, किनारा पत्ती को आकार देता है, नसे वाष्पोत्सर्जन करता है। 11 का क्या है? ये गलत हो गया, नसे वाष्पोत्सर्जन नहीं करता है, पत्ती करता है। डंठल जो होता है वो पत्ती को तना से जोड़े हुए रहता है। ये डाल है तो ये डंठल हुआ और यहाँ से पत्ती निकला। लैमिना पत्ती का हरा चपटा भाग होता है, ये जो दिख रहा है ये लैमिना कहलाता है। किनारा पत्ती को आकार देता है, ये जो साइड का किनारा है ये पत्ती को आकार दे रहा होता है। इसके भी सॉल्यूशन को ताक झांक कर लेते हैं। यहाँ रहा, वाष्पोत्सर्जन नामक प्रक्रिया द्वारा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन पत्तियों का कार्य हो जाता है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है उसे डंठल के नाम से जानते हैं। पत्ती का चौड़ा चपटा हरा भाग लैमिना कहलाता है। पत्ती पर बनी रेखाओं को सिरा कहा जाता है, जो किनारा मार्जिन पत्ती को आकार देता है। चलो ठीक बात है, ये सारी बात ऑलरेडी ऊपर देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा स्क्रीन पर, आपके जवाब दीजिए। बेहतरीन सा क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। पहला है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। सही बात है। ऑक्सीजन अवशोषित होता है। 12 में सोचिए, ऑक्सीजन अवशोषित होता है। आगे पढ़ते हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। अगला है, प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं। ये गलत लग रहा है मुझे, ये गलत लग रहा है। 2 बात। प्रकाश संश्लेषण के लिए तो पहला सही है और तीसरा सही है, तो 3 नंबर आंसर होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कैसे आंसर दिया? 2 लिखा हुआ है। इसका आंसर गड़बड़ लिखा गया। ठीक है दोस्त, 2 नंबर नहीं होगा। करा, सूर्य के प्रकाश तथा उसमें उपस्थित क्लोरोफिल की उपस्थिति पत्तियों द्वारा अपना भोजन तैयार करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। सही तो लिखा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हवा से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है और ऑक्सीजन निकलता है। वही तो यहाँ पे 3 लिखा था। ठीक है, 12 का 2 नहीं, 3 आंसर होगा। देखिए 3 में नहीं, 1 और 3 सही। मिसप्रिंट है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का गठन करता है? फूल के मादा भाग का गठन करता है। फीमेल। नर माने मेल होता है, फीमेल हो गया। बाह्यदल, पंखुड़ी और पुंकेसर। 2 नंबर में जयांग, शैली और अंडाशय। अंडाशय, पुंकेसर और जयांग। देखिए पुंकेसर वाला मेल होता है, तो ये पुंकेसर को हटा दीजिए आप ऐसे ही। पुंकेसर वाला हट गया, आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। दिमाग लगा ऐसे देखा, देखें आप लोग कैसे दिमाग खट सीना लग गया। अब पुंकेसर तो पुरुष है, पू से पुंकेसर, पू से पुरुष, तो हटा दीजिए उसको। जयांग, शैली और अंडाशय आंसर होगा। 13 का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पे यही बात लिखा है, फूल का मादा प्रजनन भाग कार्पेल जयांग है। जयांग, शैली और अंडाशय शामिल होते हैं। तो अब आ जाइए 8 लेसन पर अब चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है क्योंकि 7 कंप्लीट हमने कर लिया। शरीर में गति, शरीर में गति
अब शरीर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या होता है। पहला लिखा गया है, शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है। शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं ना भाई, कोई तो सुरक्षा करता होगा, बताइए कौन करता है। कंकाल करता है। कौन करता है? अस्थि उपास्थि नहीं, कंकाल करता है। कंकाल में सब आ जाता है, अस्थि उपास्थि टोटल आ जाता है, इसीलिए कंकाल टिक मारिएगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वह हिस्सा जहां दो अस्थियां मिलती है क्या कहलाता है। दो अस्थि मिल रहा है, उपास्थि नहीं, एक सेकंड रुकिए। संधि ना कहलाएगा, जोर कहलाता है। दो अस्थि मिलेगा उसको संधि बोलते हैं। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। केचुआ के शरीर में होता है, हड्डी नहीं होता है, उपास्थि नहीं होता है। और देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। पेशियां, इनमें से कोई नहीं। केचुआ के शरीर में क्या होता है? पेशियां होता है, सिर्फ मांसपेशिया, पेशिया वही हुआ। आइए अब 3 क्वेश्चन कर लिया, 3 का सलूशन करते हैं। पहला पढ़ते हैं। पहला सलूशन में लिखा गया है कि कंकाल तंत्र मानव शरीर के सख्त संरचना या रूपरेखा प्रदान करता है, जो शरीर का रक्षा करता है। यह अस्थियों, उपास्थियों, सिरा जिसको टेंडन बोलते हैं, और स्नायु या अस्थिर रज्जु बोलते हैं जिसको लिगामेंट जैसे संयोजी ऊतक से बने होते हैं। संयोजी मतलब संयोज करना, कनेक्ट करना। 2 का सलूशन है, संधि शरीर के उस स्थान को कहते हैं जहाँ 2 हड्डियाँ, अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती है, जैसे कंधा हो गया, कोहनी हो गया, कुल्ला हो गया, वगैरह वगैरह। इसका निर्माण शरीर में गति सुलभ करने और आंतरिक आधार हेतु होता है। इसका वर्गीकरण संरचना और इसके प्रकारों के आधार पर होता है, मतलब किस तरीके के कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। केचुआ में मांसपेशियाँ उसके शरीर को छोटा और लंबा करने में मदद करती है। मांसपेशियाँ, इसी को पेशियाँ बोलते हैं। इसमें उन्हें हरकत में मदद मिलती है। केचुए में हड्डी, बाल या पैर नहीं होता है। 3 क्वेश्चन कर लिए थे, चौथा क्वेश्चन अब चलते हैं करने। ये रहा चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मानव कंकाल का खोपरी हिस्सा शरीर के किस हिस्से की रक्षा करता है? मस्तिष्क का रक्षा करता है कि नहीं? खोपरी। नेक्स्ट है कि तिलचट्टे में कुल कितनी जोड़े पैर होते? देखिए बहुत लोग को नहीं पता होगा, ईमानदारी से आप सोचिए मन में, आपको भी हो सके माइंड से निकल चुका होगा, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे तो। 3 जोड़ी होता है तिलचट्टा में पैर, यानी 6 पीस पूछे तो 6 होता है। निम्नलिखित में से किस जंतु की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है? हड्डी में वायु प्रकोष्ठ होती है। दिमाग लगाइएगा, पक्का आंसर दे दीजिएगा। पक्षी में होगा ऐसा। क्यों? ताकि उसको उड़ने में हेल्प मिले। पूरा एकदम भरा रहेगा तब मजबूत हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। मछली का शरीर कैसा होता है? मोटा, पतला, गोलाकार, धारा रेखीय उसको बोलते हैं। धारा रेखीय होता है, पानी को आराम से काट सके। आठ का जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है? हड्डियाँ, त्वचा, मांसपेशियाँ या अंग? हड्डियाँ मदद करता है? नहीं, और भी चीज़ तो मदद करता है। कैसे हम सिर्फ हड्डी को कह सकते हैं? ऑप्शन के हिसाब से चलना होगा। हड्डी तो होगा ही होगा, यानी ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन हटा दीजिए। बात समझ में आया? तो ऑप्शन तो चला गया। नेक्स्ट क्या हो? पहला ही मार दीजिए। मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मिलकर हमें मदद करते हैं, ठीक है। उसी तरह 9 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है? ऐसा जोड़ जो अचल है। बात समझ में? चलेगा नहीं। तो 9 का क्या कहिएगा? ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ये सब नहीं मूव करता है। जुड़ा है लेकिन मूव नहीं करता है। निचली जबड़ा तो ऊपर नीचे होता है बोलते समय। निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों नहीं होते हैं? क्या बात है! गति के लिए मांसपेशियाँ और कंकाल दोनों नहीं होते हैं। घोंघा हो जाएगा ना।
जी हाँ, घोंघा ही इसका आंसर देना सही रहेगा। तो चलिए इन सभी का सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। हाँ, तो सॉल्यूशन हम लोग को देखना था, कितना तक देख लिए थे? 7 से देखना था। हाँ, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या नया बात है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, यानी ऐसा होता है, ऐसा कोना आगे बनना चाहिए। धारा रेखीय मतलब पानी ऐसे चला जाएगा और ऐसे पानी चला जाएगा, इसको धारा रेखीय बोलते हैं। ठीक है, शरीर धारा रेखीय होते हैं। इसकी विशेषता आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर पाती है। ठीक है, मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, इसीलिए वो आराम से तैर पाता है। चलिए, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं था, आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर की गति में हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ काम करता है। ठीक है, हमारे शरीर में हड्डियां शरीर को एक आकार देने के लिए ढांचा बनाती है, जिसे कंकाल कहा जाता है। मांसपेशियां सिकुड़ने और आराम करने की अपनी क्षमता के कारण गति पैदा करता है। ठीक बात है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। बेजोर जो गति की अनुमति नहीं देते वो स्थिर जोर कहलाते हैं। जैसे में ऐसे जोर खोपड़ी, ऊपरी जबड़े, पसली के पिंजरे, रीढ़ की हड्डी, सुरोनी की हड्डी आदि पाए जाते हैं। मतलब ढेर सारा जगह पे हड्डी ऐसा पाया जाता है जो जोर मतलब जुड़ा हुआ तो है बट वो मूव नहीं करता। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी मानव शरीर के अचल जोर है और इसमें कोई हलचल नहीं होता है। कुत्ते और इंसान के पास चलने के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों होते हैं। घोंघे में चलने के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं। खोल या बाहरी कंकाल मांसपेशियों के जुड़ाव और सुरक्षा का काम करते हैं। केंचुए में कंकाल का अभाव होता है, लेकिन वह गति के लिए 2 प्रकार की मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन किए थे? 1 सेकेंड दीजिए। ठीक है, 11 से करना है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, पानी के अंदर गोताखोर अपने पैरों पर पंख जैसे स्लीपर्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भाई? पहला ऑप्शन कह रहा है पानी में आसानी से तैरने के लिए, मछली की तरह दिखने के लिए ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। पानी की सतह पर चलने के लिए, ये भी कभी नहीं हो सकता। समुद्र के तल समुद्र पर चलने के लिए, ये भी कभी नहीं हो सकता। पहला ही आंसर होगा। घोंघा इसकी मदद से चलता है। नरक के जैसा, हड्डी, मांसपेशियों वाला पैर, पूरा शरीर। ये कौन सी बात हुई? ये इसका आंसर तो मुझे भी नहीं ध्यान लग रहा है क्या होगा। घोंघा इसकी मदद से चलता है। नरक के जैसा ये क्या है? हड्डी, मांसपेशियों वाला पैर, पूरा शरीर चलता है, यही होना चाहिए, लगता तो है। अच्छा, आंसर नीचे होगा, देखता हूँ। 12 का 3 कह रहा है, मांसपेशियों वाला पैर। पता नहीं, इसका देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है, इसका मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। 13 कह रहा है, एक हड्डी को हिलाने के लिए कितनी मांसपेशियाँ एक साथ काम करती है? एक हड्डी को हिलाना है तो कितना मांसपेशियाँ काम करेगा? ये आसान है, बताइए। 2 मांसपेशियाँ काम करता है। इसका सॉल्यूशन भी देख ही लेते हैं। कहाँ है सॉल्यूशन? यहाँ रहा है। नहीं, अच्छा, इसका सॉल्यूशन नीचे होगा ना। 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे है। कह रहा है घोंघे के गति का मुख्य तरीका उसके पैर का उपयोग करना है। उनके पास एक लंबा मांसल पैर होता है जिसका उपयोग वे हिलने डुलने के लिए करते हैं। अच्छा, आप समझ में आया? देखिए, मुझे भी नहीं पता था, ध्यान से निकल जाता है। वो जो नीचे आप देखते हैं वो घोंघा का पैर है। असल में मांसपेशियों द्वारा वो नहीं चलता, ना ही वो हड्डी द्वारा चलता है। वो चलता है क्या चीज़ के द्वारा? तो अपने पैर के द्वारा। अच्छा जानकारी मिला। एक मांसपेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती। इस प्रकार एक हड्डी को हिलाने के लिए 2 मांसपेशियों को एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। एक नीचे वाला जो फैल जाता है, ऊपर वाला सिकुड़ जाता है। जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है तो हड्डी खींच जाती है। जब जोड़ी की कोई अन्य मांसपेशी खींचती है तो एक हड्डी को उसकी मूल स्थिति में लाती है। सही बात। तो यहाँ पे दोस्त देखा जाए
तो पूरा 13 कंप्लीट हो गया। यहीं पे नहीं रुकेंगे हम लोग, अभी तो 2 ही लेसन कंप्लीट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा लेसन हम आज के सेशन का करेंगे, सजीव विशेषता एवं आवास। सजीव कहाँ रहता है और उसका विशेषता क्या, इन चीज़ों पर अब बात करते हैं। 9 नंबर लेसन, तीसरा क्लास है। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो एक बार पुनः याद करा दूँ आपको, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए कि कौन सा अभी तक में बात आपको सबसे बढ़िया लगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आप तक जा सके। विश्वास रखिए ये सीरीज आपके इतने काम आएंगे जितने आपने सपनों में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी 6 से 10वां तक का पूरा हिलाने वाला हूँ। एकदम एक एक बात कंप्लीट कर दूंगा, क्वेश्चन के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से सब कुछ लेकर चलूँगा। और साथ में यदि बात करूँ दोस्त तो मैथमेटिक्स भी सीरीज चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप मैथ्स का भी सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी 6 से 10 तक का पूरा कराने वाला हूँ। एक सीट इस बार आपका। पहला क्वेश्चन 9th लेसन का, वह स्थान जहाँ पौधे जंतु अन्य जीव रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये जवाब मैं चाहता हूँ कि आप हमको अच्छे से दें, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। उसको आवास बोलते हैं, आवास में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है उसे क्या कहा जाता है। अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, अनुकूलन मतलब अपने आप को, शरीर को अडेप्ट कराना समय के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। निम्न में से कौन प्रजनन करती है, सजीव या निर्जीव। तो सजीव करती है, निर्जीव नहीं करती। निम्न रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। निम्न में से कौन जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं, जैव घटक के अंतर्गत नहीं आते हैं। पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, जल नहीं आता है जैव घटक। जैव मतलब जीवित चीज़, जो भी चीज़ जीवित चीज़ से रिलेटेड उसको जैव घटक बोलते हैं, तो जल नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं, कह रहा है सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है, उत्सर्जन बोलते हैं उसको, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन। 5 क्वेश्चन हो गया, 5 का सोल्यूशन पढ़ते हैं। अब हर बार आगे पीछे करने से थोड़ा क्या होगा, समय बर्बाद होगा। चलिए, पहला सोल्यूशन ये रहा आपके स्क्रीन पे। आवास किसी पौधे, जानवर या अन्य जीव का प्राकृतिक घर या वातावरण है जहाँ वो रहता है। यह वहाँ रहने वाले जीवों को जीवित रखने के लिए भोजन, पानी, आश्रय और स्थान प्रदान करता है। पर्यावास में जैविक और अजैविक दोनों कारक शामिल होते हैं, मतलब किसी भी आवास में। पहला क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन देख लिया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए, कह रहा है अनुकूलन विशिष्ट विशेषताओं और आदतों की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो एक पौधे या जानवर को एक विशेष आवास और उसकी भौगोलिक परिस्थिति में रहने में सक्षम बना देता है। आप अनुकूलित नहीं हो सकते तो आप नहीं रह पाएंगे उस जगह पे। नेक्स्ट, अनुकूलन दीर्घकालिक, क्रमिक और सतत प्रक्रिया है। एक दिन में कोई भी नहीं सीख जाता है अनुकूलन, एक जगह रहना अच्छे से। सजीवों के लिए जनन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है क्योंकि यह एक प्रजाति के अस्तित्व और निरंतरता को सुनिश्चित करता है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिकता वाले गुण को संरचित करने में मदद करता है, ले जाने में मदद करता है। जैव और अजैव तत्व को मूलभूत तत्व है जो पर्यावरण को आकार देते हैं। बायोजेनिक कारक एक पर्यावरण में सभी जीवित चीज़ों को संदर्भित करते हैं बायोजेनिक कारक में, जबकि अजैविक कारक सभी निर्जीव जैसे कि क्या क्या है, तापमान, आर्द्रता, पीएच वैल्यू, लवणता, पानी, ये सब। रासायनिक एजेंट जैसे कि विशेष गैस हो गए, खनिज, पोषक तत्व को रासायनिक एजेंट के अंतर्गत रखा जाता है। 5 क्वेश्चन किए थे, 5वां का सोल्यूशन भी देख लेते हैं, फिर 6ठा क्वेश्चन से करेंगे। जीवों के शरीर के उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को उत्सर्जन कहा जाता है। अच्छी बात है। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि का निष्कासन होता है। मेनली यूरिया नाइट्रोजन के ही सब्सटेंस होते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से करते हैं, फिर 10 तक कर लेंगे, फिर उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे। वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के लिए किया गया अनुक्रिया क्या कहलाता है। तो 6 का कहिएगा, उसको उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन की प्रक्रिया को करता है। त्वचा से तो मेढक है दिया हुआ, केचुआ तो हो ही जाएगा आंसर। मेढक भी करता है त्वचा से, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है। ऊँटों वाला रेगिस्तान, मछलियों वाला एक तालाब, जंगली जानवरों वाला जंगल, मवेशियों के चरने वाली खेती योग्य भूमि। यही आंसर मारिए। ऊँट वाला रेगिस्तान तो आवास,
सॉरी है ही, मछलियों वाला तालाब भी है, जंगली जानवरों वाला जंगल है, ये है मवेशियों के चरने वाली खेत थोड़े ना, वहाँ उसको आवास कहिएगा उसका। अच्छा, इस टाइप वाला क्वेश्चन है, मैं अब थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। अब आपको देखने में हो सके दिक्कत होगा, थोड़ा देर के लिए रेजोल्यूशन अपना थोड़ा एकदम हाई कर लीजिए, फुल जितना कर सकते हैं, थोड़ा देर नेट ज़्यादा खा लेगा। मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषता निम्नलिखित है, आपको दिया गया है, पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। ये गलत बात है, ऐसा होता नहीं है। इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी या चपटी होती है, ये भी गलत बात है, कांटेदार होती, ये गलत बात है। पहला हो सकता है सही, लेकिन दूसरा तो एकदम 100% गलत है। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं, ये मुझे सही लग रहा है। उनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक बढ़ती है, ये भी सही है। तो 9 का क्या हो जाएगा? ये सही है और ये सही है। बहुत कम पानी वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा खोते हैं और मिट्टी में बहुत नीचे तक जड़ जाती है। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं अच्छे से टिक कर दूँ। ये सही है और ये सही बात है, यानी कि आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यों वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं खोते? क्योंकि उसका पत्ती कांटा का रूप ले चुका होता है। बात समझ में आया? इसीलिए। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बूझो नाम का कोई है, को एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर सुडौल और फिसलन भरा होता है। जानवर का निवास स्थान क्या है? पानी। सुडौल है, फिसलन वाला है, नहीं पानी में ही होगा, कोई और दूसरा जगह हो ही नहीं सकता। अब 10 क्वेश्चन हो गए, तो 5 से अब सोल्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 5 तक कर लिया था, 6 से अब सोल्यूशन पढ़ते हैं। 6 नंबर का यहाँ सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा साइज करता हूँ। हाँ, पढ़ा जाए। कह रहा है वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के अनुदिश किया गया अनुक्रिया उद्दीपन कहलाता है। परिवर्तन हुआ, आपने भी चेंज अपने आप को किया, उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि एक उद्दीपन एक घटना या स्थिति है, इसके कारण एक जीव उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करता है, जबकि एक प्रतिक्रिया एक उद्दीपन के लिए जीव की अनुक्रिया है। ये क्या लिखा गया, समझे बात को? आप नहीं समझे होंगे, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में प्राथमिक अंतर है कि उद्दीपन एक घटना या स्थिति है, उद्दीपन एक घटना या स्थिति है, ये याद रखिए, जिसके कारण एक जीव उद्दीपक पर प्रतिक्रिया करता है, जबकि एक प्रतिक्रिया एक उद्दीपन के लिए जीव की अनुक्रिया है। जैसे मान लीजिए वातावरण में कोई चेंजिंग है, ठंडा आया तो शरीर क्या हो जाएगा उसका, मनुष्य की बात करते हैं, वो अपना स्वेटर ज़्यादा पहन लेगा, तो हम क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, और ये जो प्रतिक्रिया है यही उद्दीपन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है पॉइंट कि एक उद्दीपन बाह्य आंतरिक वातावरण में परिवर्तन है जो एक शारीरिक अनुक्रिया उत्पन्न करता है, तथा अर्थात यह किसी भी संवेदी ग्राही पर लागू होने की क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, हवा उसकी त्वचा से आसानी से गुजर सकती है, जो उसे नम और पतली बनाती है। और भी कुछ डिटेल पढ़ेंगे केचुआ से रिलेटेड। नम त्वचा के क्षेत्र में छोटी रक्त केशिकाएं मौजूद होती है, जहां गैसों का आदान प्रदान भी होता रहता है केचुआ में। घुले हुए हेमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है। जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे आवास कहा जाता है, अच्छी बात है। स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण जंगल हो गया, घास के मैदान, रेगिस्तान, तटीय और पर्वतीय क्षेत्र हो गया। तालाब, दलदल, झीलें, नदियाँ और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। चरने वाले मवेशी खेती योग्य भूमि पर नहीं रहते, इसीलिए इसे निवास या आवासस्थान नहीं कहा जाता है। रेगिस्तानी पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी वाष्पोकित करती है। रेगिस्तानी पौधे में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है, बहुत छोटी होती है, या कांटों के आकार में मौजूद होती है। यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पत्तियों से होने वाली पानी के नुकसान को बहुत ही कम कर देती है। अधिकांश रेगिस्तानी पौधे के जड़ें बहुत नीचे तक मिट्टी में जाती है। मछली और कई अन्य समुद्री जानवरों का शरीर सुविधा अनुसार सुव्यवस्थित होता है, जिसके उन्हें पानी में आसानी से चलने में मदद मिलती है। इन जानवरों के पास पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने की मदद के लिए भी गिल्स मौजूद होते हैं। तो 10 क्वेश्चन कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। कहाँ है भाई 11 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने।
निम्नलिखित में से कौन सा सजीव प्राणियों के लक्षण है? श्वसन, प्रजनन, अनुकूलन, उत्सर्जन। ये सारे चीज़ है। श्वसन भी प्राणी करता है, प्रजनन भी करता है, अनुकूलन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। तो 4 आंसर देंगे, सभी आंसर हो जाएंगे 11 का। 12 को पढ़ लेते हैं। 12 का रहा है कि केचुए किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो त्वचा के माध्यम से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ठीक है। जब हम स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ खाते तो मुंह में पानी आना, ये तो सही हो गया। छूने पर मीमोसा पौधे में पत्तियां का बंद हो जाना, ये भी सही है। छुई हुई पौधा जिसको बोलते हैं। जब कोई वस्तु अचानक हमारी ओर फेंकी जाती है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, ये भी सही है। अंडे से चूजा निकलना, ये आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट है कि पौधे में श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात के दौरान होता है, श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, श्वसन तभी होता है जब पौधे भोजन नहीं बना रहे होते हैं। देख रहे हैं, बहुत बच्चा इसमें फंसेगा। आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन दिन और रात दोनों समय होता रहता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं पूछा, श्वसन पूछा। श्वसन हर समय होता है। प्रकाश संश्लेषण का आंसर आप बदल के दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन है? उत्सर्जन के बारे में गलत। उत्सर्जन पौधे में होता है, उत्सर्जन पौधे और जानवर दोनों में होता है, सही बात है, ये भी सही है। उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया, यही आंसर हो जाएगा रियल में, ऐसा कुछ नहीं है। स्राव उत्सर्जन की एक विधि है। 15 का 3 आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ थोड़े ना है कि पानी से छुटकारा के लिए उत्सर्जन होता है, ऐसा नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन प्रजनन से संबंधित नहीं है? पेड़ की शाखा से एक नया पत्ता निकल रहा है, ये प्रजनन से संबंधित है? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है मुझे। ये प्रजनन संबंधित तो पहला ही नहीं लग रहा है। ऐसे आगे पढ़ते हैं, समझ में आएगा। एक कुत्ता पिल्ले को जन्म दे रहा है, प्रजनन से संबंधित है। एक बीज एक पौधे के रूप में बन रहा है, ये भी है। अंडे से चूजा निकल रहा है, ये भी है प्रजनन से संबंधित। नेक्स्ट है कि पुनरुत्पादन के संबंध में नीचे से बेमेल को चुने। पुनरुत्पादन 17 का क्या जवाब दीजिएगा? मुर्गी के अंडे, पौधे के बीज, आलू की कलियां, आम के पेड़ की जड़। आम की पेड़ लग रहा आंसर होना चाहिए। ये सभी एक चीज़ लग रहा है, ये अलग लग रहा है। कोई नहीं, आगे देखेंगे, सोल्यूशन वहाँ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट का रहा है कि यद्यपि जीव मर जाते हैं फिर भी उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। जीवित जीवों को विशेषता संभव बनाती है, प्रजनन के कारण वो जीवित रहता है, मतलब उसका नया बच्चा आ चुका होता है इस पृथ्वी पर। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, 19 नंबर। फिर हम लोग SCERT के क्वेश्चन करेंगे, 3 चैप्टर। यदि आप रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं? आप करेंगे कम मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करना, बड़ी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करना, गाढ़ा मूत्र उत्सर्जित करना, बहुत पतला मूत्र उत्सर्जित करना। देखिए पतला तो हो नहीं सकता, बड़ी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित हो नहीं सकता। 1 और 3 आंसर हो जाएगा, पहला आंसर आ जाएगा 19 का। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं 11 नंबर से। ये रहा 11 का सॉल्यूशन। कह रहा है सभी जीवित जीव श्वसन, प्रजनन, अनुकूलन, उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे और जानवर अपनी तरह का उत्पादन करते हैं प्रजनन कहलाता है, मतलब अपने ही जैसे संतान का उत्पादन लिखना सही बात नहीं है। विशिष्ट विशेषताओं या कुछ आदतों की उपस्थिति जो किसी पौधे या जानवर को उसके परिवेश में रहने में सक्षम बनाती है, अनुकूलन कहलाती है। तो कई बार हम लोग ने पढ़ा तकनीक से। सजीवों द्वारा अपशिष्ट उत्पाद से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है, सही बात है। श्वसन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। श्वसन के माध्यम से ही शरीर अंततः अपने द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर पाता है। श्वसन नहीं होगा तो जो भोजन हम लोग करेंगे हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा। केंचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। मछली में पानी में घुली ऑक्सीजन उपयोग करने के लिए गलफरे का, जिसको गिल्स बोलते हैं, उपयोग करती है। गलफरे पानी में घुली हवा को आराम से छान कर उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जो हमें उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं, उत्तेजना कहलाती है।
मीमोसा जैसे कुछ पौधे जिन्हें आमतौर पर टच मी नॉट प्लांट के नाम से जानते हैं, जब कोई इसे छूता है तो ये पत्तियां बंद हो जाती है और ये पानी के प्रेशर के कारण होता है। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आना और अचानक कोई वस्तु फेंकने पर आंखें बंद होना, ये सभी क्या उत्तेजना की प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अंडे का फूटना शरीर की प्रजनन की हिस्सा माना जा सकता है। 14 नंबर का सलूशन देखते हैं। कह रहा है पौधे अपना भोजन केवल दिन के समय ही बनाते हैं, जबकि उसमें श्वसन दिन और रात होते रहता है। पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में छोड़ी गई ऑक्सीजन की मात्रा उसके द्वारा श्वसन में उपयोग की जाने वाले ऑक्सीजन से कहीं अधिक होता है। वो छोड़ता भोजन बनाते समय बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन, लेकिन जो श्वसन लेता है उसमें बहुत कम लेता है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट उत्पाद से छुटकारा पाने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। पौधे अपना कचरा भी हटाते हैं। इनमें शरीर से कोई ठोस अपशिष्ट और पानी का बाहर निकालना शामिल है, अच्छी बात है। कुछ पौधे अपशिष्ट उत्पाद को स्त्राव के रूप में हटा देते हैं, ये भी सही है। पेड़ पौधा से देखिएगा लस्सा जैसा कुछ गिरते उड़ते रहता है कभी कभी बहुत सारे पौधे से, उसका रीजन है कि वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल रहा है उत्सर्जन के माध्यम से। एक इसीलिए पेड़ की शाखा से निकलने वाली नई पत्ती का प्रजनन से कोई संबंध नहीं, ये सही बात है। करा एक जानवर मुर्गियां अंडे के माध्यम से बच्चे पैदा करती है, तो कुछ जानवर कुत्ते जन्म देते हैं, ये सभी प्रजनन का भाग है। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई पौधे बीज के माध्यम से प्रजनन करते हैं। पौधे बीज पैदा करते हैं जो अंकुरित होते हैं और नए पौधे का विकास करते हैं, ये प्रजनन का ही एक भाग है। 17 का सलूशन देखते हैं। कुछ जानवर मुर्गियां अंडे के माध्यम से अपने बच्चे पैदा करते हैं। कई पौधे बीज के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे के बीज के अलावा अन्य भागों के माध्यम से प्रजनन होता है। कली सहित आलू का एक भाग विकसित होकर एक नए पौधे बना सकते हैं। आम के पेड़ की जड़ों की प्रजनन में कोई भूमिका नहीं होती है। जब जीव मर जाते हैं तब विभिन्न प्रकार के जीव हजारों वर्षों तक तभी जीवित रहते हैं क्योंकि अपनी तरह प्रजनन करके बच्चे पैदा कर देते हैं। एक अकेला जीव बिना प्रजनन किए ही मर जा सकता है, लेकिन जीव का प्रकार तभी अस्तित्व में रहता है जब प्रजनन होता रहे। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसीलिए जीव विभिन्न अनुकूलन द्वारा जल का संरक्षण करते हैं। इस तरह हम शरीर में पानी की कमी रोकने के लिए गाढ़ा और कम मात्रा में मूत्र विसर्जित करेंगे। 10वां चैप्टर अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आइए हम लोग SCERT का क्वेश्चन करते हैं। 3 चैप्टर थोड़ा कम रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन रहते तो हैं। बस देखते देखते भी आ जाएगा, देख लीजिए। कहाँ चले गए? हाँ, आ गए। इसमें का 3 चैप्टर कर चुके हैं, 6 चैप्टर कर चुके हैं। 7वां चैप्टर से आज करना है। आ जाओ, ये रहा आपके सामने 7वां चैप्टर। मात्र 2 क्वेश्चन है 7वां चैप्टर में, लेकिन कोई नहीं, कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे की दुनिया, जैसे पेड़ पौधे को कितने भागों में बांटा गया है, पेड़ पौधा को कितना भागों में बांटा गया है, तो आप कहिएगा कि सर पेड़ पौधा जो है उसे हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इसे 3 भाग कहना सही रहेगा, कोई नहीं, SCERT के हिसाब से ठीक है। पेड़ पौधा को 3 भागों में बांटते हैं। पेड़ पौधे को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में। एक झाड़ी एक छोटे से मध्यम आकार के 12मासी लकड़ी का पौधा है। झाड़ियाँ पर्णपाती या सदाबहार हो सकता है। पेड़ लंबे तने वाले एक 12मासी पौधा। पेड़ बड़े और लंबे पौधे होते हैं, उदाहरण बरगद, आम, काजू, पाइनस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ एवं झकरा जड़। झकरा में टिक मार दीजिए। इसका सलूशन भी देख लेते हैं। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, मूसला जड़, झकरा जड़। एक बीजपत्री, गौर से सुनिए, एक बीजपत्री पौधे में मूसला जड़ अल्पबीजी होती है, अल्पजीवी होती है। इसके स्थान पर तने के आधार से अनेक समान मोटाई की जड़ें निकलती है, इन्हें झकरा जड़ कहते हैं, जैसे गेहूं, धान वगैरह वगैरह। ये भी यहाँ भी लिखा गया है, मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भागों से निकलने वाली जड़ को क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़ के नाम से जानते हैं। 8वां लेसन, फूलों से जान पहचान। फूल से अब करना है क्या दोस्त? हम लोग को जान पहचान करना है फूल से। क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि फूल का नर भाग क्या है? तो पू से पुरुष, पू से पुंकेसर। हो गया आंसर। फूल का मादा भाग है तो क्या कहेगा? स्त्री केसर कह दीजिए। पुंकेसर तो उसी तरह स्त्री केसर। 3 नंबर कह रहा है कि ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं?
द्विलिंगी पौधा बोलेंगे, दोनों लिंग मौजूद है। अब इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं, कुछ नई बात कहीं मिल जाए। फूल के नर प्रजनन भागों को पुंकेसर कहा जाता है। इसमें पराग कोष और तंतु होते हैं। पराग कोष पराग कणों का निर्माण करते हैं। तंतु एक डंठल जैसी रचना और पराग कोष को समर्थन देते हैं, मतलब उसमें मदद करते हैं। फूल का मादा भाग स्त्री केसर होता है। मादा भाग या स्त्री केसर में अंडाशय स्टिग्मा स्टाइल होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक अंडाणु होते हैं। मादा युग में या अंडा एक बीजांड में बनता है। मैं पिक्चर बना के पिछला क्वेश्चन में बताया था। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। यह परागन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। परागन एक प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं। वह पुष्प जिसमें केवल स्त्री केसर या केवल पुरुष होते एक लिंगी कहलाते हैं, लेकिन जिसमें दोनों होते उसे द्विलिंगी कहते हैं। अब लास्ट चैप्टर आज के क्लास का रहेगा जंतु की गति के बारे में बात करते हैं। पहला का रहा है शरीर का अंग जहाँ मुड़ता है, जहाँ से शरीर मुड़ता है उसको क्या कहते हैं? जोड़ या संधि, कुछ भी कह सकते हैं। दोनों आंसर 3 मार दीजिए, दोनों आंसर हो सकता है। आगे कह रहा है शरीर की उपस्थियों का ढांचा कहलाता है। शरीर की उपस्थिति का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा जीव मिट्टी खाता है? केचुआ। मिट्टी खाने वाला कौन है? तो केचुआ है। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं इसका। संधि एक जोड़ है जो कंकाल तंत्र में अस्थियों के बीच होता है। संधि गति करने में सहायता करते हैं। संधि हमारे कंधों को घुटनों घुमाने, घुटने और कोहनियों को मुड़ने और गर्दन वगैरह को हिलाने में मदद करते हैं। आगे कहता है कंकाल तंत्र शरीर के मुख्य ढांचे के रूप में कार्य करता है। ये उपास्थि और संधियों से जुड़े सभी अस्थियों और ऊतकों का संयोजन है। कंकाल तंत्र को अक्षीय और उपांगीय तंत्र में विभाजित किया जाता है। एक वयस्क के शरीर में 206 हड्डी होती है। देख रहे हैं, नई नई बातें मिल जाता है सोल्यूशन पढ़ते समय। केचुए सर्वभक्षी है। गौर से सुनिए, केचुए सर्वभक्षी है, लेकिन सामान्यतः अपना पारंपरिक भोजन ही ग्रहण करते हैं। ये 90% मिट्टी और 10% कार्बनिक पदार्थ का सेवन करते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वभक्षी वाला शब्द ना माइंड में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे दोस्त आज के सेशन का कंप्लीट होता है क्रियाकलाप। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मेरी मेहनत, अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है, क्लास में ही सारी बात याद हो जा रही है, लाइक करिए, कुछ प्यारा प्यारा कमेंट्स कर दीजिए। मुझे भी पढ़ के अच्छा लगेगा। कुछ सजेशन चाहते हैं, कुछ नई बात बताना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कुछ मित्रों दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।